हेलो एंड वेलकम गाइस, वेरी वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। आप सबका दोस्तों तहे दिल से स्वागत है हमारे आज के सेशन में। अगर मेरी आवाज़ आपको आ रही है तो प्लीज़ बता दीजिएगा। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो वेरियस आपके फोरकास्ट हैं उनके बारे में। मैंने सेलेक्टेड फोरकास्ट को यहाँ पर रखा है, सेलेक्टेड न्यूज़ को रखा है ताकि आप बर्डन ना हो पाए। कम से कम लास्ट मिनट आप इन चीज़ों को रिवाइज करके एक बार जो है वो आप चले जाएँ। तो आइए ज़रा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जीडीपी फोरकास्ट पे चलते हैं। अभी सबसे लेटेस्ट जो है वो आपका एसएनपी का है। अकॉर्डिंग टू एसएनपी 6.8% पे रहेगा करंट फाइनेंशियल ईयर में, और इनके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 26 में, अगले फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो उसमें इनके हिसाब से प्रोडिक्शन जो है वो 6.9% का है। इसको कंपेयर करें हम आरबीआई से तो 7.2% पे है, जबकि 7% पे आईएमएफ का है। वर्ल्ड बैंक का भी 7% पे। वर्ल्ड बैंक ने इससे पहले कहा था 6.6% पे, तो 40 बेसिस पॉइंट्स का वहाँ पर इंक्रीज़ है। फिकी के हिसाब से 7% पे है, फिच के हिसाब से 7.2% पे है। मूडीज़ की बात करें तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कैलेंडर ईयर 2024 की, उसमें आपका ये 7.1% पे है। जबकि गोल्डमैन सैक्स का 6.7% पे, एसबीआई रिसर्च का 7.1% पे है, और इंडिया रेटिंग्स का 7.5% पर, एडीबी का भी यहाँ पर 7% पे है। मैं आपसे और डिटेल में जाने को नहीं कहूँगा बिकॉज ये जो मैंने आपको नाम लिखाए हुए हैं ये पिछले 4 साल में जो सवाल बने उसके हिसाब से हैं। कम से कम इनके तो आपको याद करके जाने पड़ेंगे, इतना तो आप कर सकते हैं। इसमें अगर आपको ऐड भी करना है तो जो Q1 फाइनेंशियल ईयर 25 में आपका जो सीएसओ का डेटा है वो आपका है यहाँ पर 6.7% का। ठीक है, वो नंबर भी यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। बाकी चीज़ें यहाँ पर जो हैं वो एब्सोल्युटली करेक्ट हैं। ठीक है, एंड बाकी चीज़ें यहाँ पर ज़रूर से एक बार आप लोग देख लीजिएगा। कुछ चीज़ें और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि एक सवाल बनेगा आपका क्रिसिल के ऊपर कि क्रिसिल के हिसाब से जीडीपी कितना है, तो वो डेटा भी एग्जामिनेशन में आपका आ सकता है। तो ये सवाल भी जवाब दीजिए, क्योंकि क्रिसिल एक इंडियन एजेंसी है जिस पे सवाल इंडिया के बारे में भी दोस्तों आपका आ सकता है। तो इनके अकॉर्डिंग इंडिया का जीडीपी ग्रोथ है, अगर हम मार्च 2024 की बात करें तो इनके अकॉर्डिंग भी आपका 6.8% पे है, जो कि क्रिसिल के अकॉर्डिंग डेटा हमारे सामने जो है वो दोस्तों आपका आया है। क्लियर है सबको एवरीवन? तो उतना डेटा पढ़ लोगे तो काम काफ़ी हद तक काम आपका जो है वो वहाँ पर कवर हो जाएगा। एक सवाल और आ सकता है आपसा कि एनसीएआर का डेटा भी आपसे पूछ सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो एनसीएआर ने वैसे तो जून में कहा था कि 7% पे रहेगा, लेकिन जुलाई की बात करें और एनसीएआर की बात करें तो उनके अकॉर्डिंग इंडिया का जो ग्रोथ रेट रहेगा वो 7 से 7.5% रहेगा। तो उन्होंने एक रेंज बताया है आपका, और ये रेंज आपका उन्होंने बताया है फॉर द करेंट फिस्कल जो फाइनेंशियल ईयर 25, उसमें उन्होंने एक रेंज को यहाँ पर मेंशन आपका दोस्तों किया गया है। तो ये रेंज ज़रूर से एक बार आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब आते हैं आरबीआई पेनल्टीज़ पे। तो जब हम आरबीआई पेनल्टीज़ की बात करते हैं तो ये इस पे देखिए, एक सवाल तो मैंने आपको बताया था ना कि 2014 के बाद कितने पेनल्टीज़ आपके हुए हैं। एक तो सवाल ये होगा, है ना, वो देख लीजिएगा। लेकिन कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे कि जो सबसे कॉमन सवाल बनेगा वो बनेगा यूको बैंक को लेकर। यूको बैंक पर अब तक की सबसे अधिक पेनल्टी जो है वो अप्लाई की गई है, और पेनल्टी जो है आपकी वो 2.68 करोड़ की है। इंटरेस्ट रेट्स को लेकर, ओपनिंग करंट अकाउंट्स को लेकर और डिपॉजिट्स को लेकर पेनल्टी है, और जो कि 2.68 करोड़ पे है, और सबसे ज़्यादा उन पर ये पेनल्टी जो है वो आपका दोस्तों जो है वो अप्लाई हुई है। और ये आरबीआई ने ही आपकी जो है रिसेंट में जो है वो अप्लाई दोस्तों आपका किया है। इसके अलावा दोस्तों अभी 2 हफ्ते पहले एक्सिस बैंक पे पेनल्टी थी, उस पे 1.91 करोड़ का था। ये भी वो काफ़ी हाई अमाउंट है। और एक और भारत का बड़ा बैंक है, सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, उस पर 1 करोड़ का पेनल्टी था जिसको कि आरबीआई ने अप्लाई किया था। जनरली बड़े बैंक्स पेनल्टी पे ही सवाल आता है। और इनमें से बात करें तो एक्सिस बैंक पे पेनल्टी था जो उसने किया था फाइनेंशियल 23 पर। और इस पे पेनल्टी दोस्तों था बेसिकली आपके कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड्स को लेकर, उस वजह से इस पर पेनल्टी अप्लाई किया गया था। और ये उनका जो वर्क था 2023 का उसको लेकर है। और उन्होंने कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड में मल्टीपल दिया था, यूनिक कोड इनको ऑफर नहीं किया था, इस वजह से पेनल्टी था। और जी सिमिलरली एचडीएफसी बैंक पेनल्टी है, और उसने करीब ओवर 250 रुपीज़ के गिफ्ट दिए डिपॉजिटर्स को दिए थे। कुछ डिपॉजिट्स पे मतलब 250 रुपये के गिफ्ट वाउचर्स उसने ऑफर किए थे डिपॉजिटर्स को, जो कि अगेन अलाउड नहीं था, एज पर डिपॉजिट रूल नहीं था, और इस वजह से वो था। और ये गिफ्ट दिए गए थे एज अ फर्स्ट ईयर प्रीमियम के तौर पे फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कवर। और इसके अलावा 7 AM से 7 PM के बाद भी
कांटेक्ट किया था HDFC बैंक ने, इस वजह से एक्सिस बैंक पर भी, सॉरी HDFC बैंक पर इस वजह से भी आपका जो है वो फ़ाइन दोस्तों जो है वो लगाया गया था। तो वो रीज़न है इन पर इस फ़ाइन को दोस्तों आपका जो है वो लगाने का। यहाँ तक क्लियर है सबको एवरीवन? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? कतरा कतरा छप गया सबको? तो बड़े बैंक्स पे ही सवाल आपके जो हैं वो ज़्यादा आपके बने, छोटे बैंक्स पे इतने सवाल फ़िलहाल आपके जो हैं वो नहीं बनेंगे। ठीक है, यूको बैंक वाला तो मुझे लग रहा है कि उस पर सवाल तो 110% एग्ज़ाम में आने ही आने वाला है। ठीक, इसके अलावा जुलाई में चलते हैं। अगर हम जुलाई मंथ में चले तो उससे पहले आप सेंट होम फाइनेंस को देख लेना। सेंट होम फाइनेंस पे फ़ाइन है 2.1 लाख का बिकॉज ऑफ KYC डायरेक्शंस। इसके अलावा आरबीआई ने इसके अलावा अभी आरबीआई ने पीएनबी पर भी दोस्तों फ़ाइन लगाया था। और आरबीआई का जो पीएनबी पर फ़ाइन है वो भी बड़ा अमाउंट था, दैट वाज 1.31 करोड़ का, जो पंजाब नेशनल बैंक पे आरबीआई ने फ़ाइन लगाया था। और ये छठा बड़ा बैंक है जिस पर इस साल आपका फ़ाइन लगाया गया है बड़ी मात्रा में। और ये फ़ाइन जो है वो जुलाई 3 को लगाया गया था। इस पे फ़ाइन एक तो KYC रूल्स को लेकर था और दूसरा लोन्स एंड एडवांसेस को लेकर था। रीज़न भी एग्जामिनेशन में ना आपसे आ सकता है। जो भी मैं बता रहा हूँ आपको लास्ट 3 to 4 मंथ्स का मैं आपको जो है वो यहाँ पर बता रहा हूँ। तो उनमें आरबीआई ने इस पर ये फ़ाइन जो है उसे दोस्तों आपका लगाया गया था। यहाँ तक क्लियर है सबको एवरीवन? यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? एक बार ज़रा फटाफट बता दीजिएगा जी सर हमें यहाँ तक जो है वो समझ में आ रहा है। 1.31 करोड़ कह लो, 1.32 कह लो, दोनों सेम अमाउंट है। जी चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके अलावा दोस्तों पीएनपी पारिबास पे फाइन है 31.8 लाख का फॉर डिफिशियंसीज इन रेगुलेटरी कंप्लायंस। ह्यूलेट पैकर्ड पे फाइन है 10.40 लाख का फॉर अगेन डिफिशियंसी। एसएमएफजी पे फाइन है 23.1 लाख का। मुथूट व्हीकल पे फाइन है 7.19 लाख का। उन पे फाइन है बेसिकली उन्होंने जो ट्रांजैक्शंस थे कस्टमर्स एग्रीमेंट जो थे उसको उन्होंने फॉलो नहीं किया, कंप्लायंस नहीं किया, उस वजह से फ़ाइन है। जैसा कि आप देख सकते हैं पीएनबी पर 1.32 करोड़ का फाइन लोन्स KYC का। येस बैंक पे 91 लाख का फाइन जीरो बैलेंस और अनऑथराइज अकाउंट्स पे। 10,000 का फाइन भी है येस बैंक पे फॉर म्यूटिलेटेड नोट्स एक्सचेंज करने का, एक्सचेंज करने से मना करने का। ICICI बैंक पे 1 करोड़ का फाइन लोन्स एडवांसेस का। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर 1.545 करोड़ का फॉर वर्किंग कैपिटल लोन्स अगेंस्ट सब्सिडीज। और HSBC बैंक पर 29.60 लाख का फाइन है क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स को लेकर, तो वो फाइन भी यहाँ पर लगाया गया है। फिर दोस्तों अगर हम GST की बात करें कि जो GST आपका नंबर्स आए हैं, नंबर्स को पढ़ना ज़रूरी है, तो मैं आपको एक सीक्वेंस दे देता हूं ताकि आपको वो सीक्वेंस क्लियर हो जाए और उस सीक्वेंस से आप दोस्तों जो है वो समझ पाएँ और उस सीक्वेंस को याद कर पाएँ। तो अप्रैल में हाईएस्ट एवर था 2.10 लाख का, जो कि हाईएस्ट एवर था। मई महीने में बात करें 1.73 लाख करोड़ का था, 10% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ था। जून में 1.74 लाख करोड़ था, 7.7% ग्रोथ था। जुलाई में 1.82 लाख करोड़ था, 10.3% ग्रोथ था। और अगस्त में आपका 1.75 लाख करोड़ ग्रोथ था, जो कि 10% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ यहाँ पर जो है वो दोस्तों लाया गया था। अब यहाँ पर जो एग्ज़ाम में आएगा ना, एक तो आएगा क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सितंबर की, तो एक तो 54 GST काउंसिल मीटिंग जो हुई थी उस पर सवाल बनेगा और एक जो आपकी 53rd मीटिंग हुई थी उस पर सवाल बनेगा। सबसे पहले ज़रा 54th की बात करते हैं। तो 54th में एक 13 मेंबर कमेटी बनी है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कमेटी बनी है, जिसको सम्राट चौधरी जो कि बिहार के डिप्टी CM हैं वो आपका लीड करेंगे, उन्होंने बनाया है। और कितना टैक्सेशन आपका चार्ज करना है प्रीमियम पर ऑफ इंश्योरेंस, उसको लेकर ये बना है। एक सवाल आप प्लीज़ बताइएगा मेरे को इन द कमेंट सेक्शन कि कितना आपका दोस्तों इंश्योरेंस पड़ता है। हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% पड़ता है, 12%, कितना पड़ता आपका इंश्योरेंस पड़ता है, प्रीमियम पर कितना टैक्सेशन जो है वो पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों 3 आपके कैंसर ड्रग्स हैं, 3 आपके कैंसर ड्रग्स हैं जिनके बारे में भी अपडेट किया गया है कि उन पर GST रेट जो है उसे रिड्यूस किया गया है। और पहले उस पर रेट 12% का था, जिसे उसे कम करके अब 5% कर दिया गया है। और उनमें पहले का नाम है आपका टी डेरुक्सटेकान, ये पहले का नाम है, जहाँ पर टी का फुल फॉर्म है आपका ट्रास्टुजुमाब। दूसरे का नाम है आपका ओसिम मेरिटिनिब, वो दूसरे का नाम है। और तीसरे का नाम जो है वो आपका दुर्वालुमाब है, दैट इज़ दुर्वालुमाब।
इन तीनों पर जो अब आपका एक जीएसटी है वो 5% का यहाँ पर दोस्तों जो है वो पड़ेगा। क्लियर है सबको? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? तो इन चीज़ों पर देख लीजिएगा। इसके अलावा कुछ चीज़ों पे और सवाल बनेगा, जैसे कि अगर हम बात करें तो ए लिख देता हूँ यहाँ पर। नमकीन की बात करें, नमकीन को लेकर भी अपडेट आया है। नमकीन और जो सेवरी फूड प्रोडक्ट्स हैं उन पे जीएसटी पहले था आपका 18% का, उसे अब 12% कर दिया गया। पहले इस पे 18% का था। सिमिलरली दोस्तों जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनमें जो बड़ी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका है कार और मोटरसाइकिल सीट्स। जो कार और मोटरसाइकिल पे सीट्स होती है ना, उनको लेकर भी अपडेट आया है और क्लैरिफाई ये किया गया है कि उस पे 18 जो आपकी कार सीट्स हैं जो कि आती हैं जो कि क्लासिफाइड हैं अंडर 9401, वो अट्रैक्ट करती हैं 18% का, ठीक है। लेकिन उन्हें इंक्रीज़ किया जाएगा अब 28% का, तो 18% से बढ़ाकर 28% कार सीट्स पर दोस्तों जो है वो कर दिया गया है। और ये कार सीट्स और बाइक सीट्स को लेकर खास तौर पे अपडेट किया गया है। क्लियर है सबको एवरीवन? जी। और ये जो मिनिस्टर्स कमेटी बनी है ना, ये मिनिस्टर्स कमेटी आपका अक्टूबर में डेटा प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा जो जब ट्रांसपोर्ट करते हैं पैसेंजर्स को हेलीकॉप्टर्स से, तो वहाँ पर अगर हम बात करें शीट शेयरिंग बेसिस पर, कि अगर कोई सीट शेयर कर रहा है आपका हेलीकॉप्टर में ट्रांसपोर्ट के, तो सीट शेयरिंग बेसिस पर हेलीकॉप्टर की बात करें तो वहाँ पर ये जो जीएसटी है उसे कम किया गया है और वो 5% पर दोस्तों रखा गया है। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल हेलीकॉप्टर पे चार्टर हेलीकॉप्टर पे, तो वहाँ पर 18% है, ठीक है। तो वो डेटा भी यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। जी, तो इतना तो आपको कम से कम इतनी चीज़ें पढ़ लेंगे तो काफ़ी हद तक चीज़ें आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी। 53rd काउंसिल मीटिंग में ही पढ़ लीजिएगा। मिल्क कार्टन्स पे 12% का जीएसटी है, कितना जीएसटी है वो देख लीजिएगा। हॉस्पिटल अकोमोडेशन पे 20,000 रुपीज़ पर मंथ तक का है, तो 120 दिन के बाद उस पर भी जीएसटी आपका चार्ज होगा। फिर किस किस करोड़ रुपीज़ में, जैसे कि आपका अगर 2 करोड़ तक का मामला है तो सुप्रीम कोर्ट, 20 लाख तक का मामला जीएसटी काउंसिल, उसके ऊपर तक का मामला 1 करोड़ तक का तो फिर आपका हाई कोर्ट। तो ये चीज़ों पे भी सवाल पेपर में आपके बन सकते हैं। तो मेन तो सवाल ये बनेगा अलग अलग क्राइटेरिया में, लेकिन ये सवालों पे भी सवाल एग्जामिनेशन में बन सकता है। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि एडीबी ने लोन कितने दिए हैं, तो मैं ये कहूँगा कि एडीबी के जो लोन्स हैं, खास तौर पे जो उसने इंडिया को लोन्स दिए हैं, उस पर सवाल आपका ज़रूर से दोस्तों जो है वो बन सकता है कि इंडिया को किसने किसने लोन्स दिए हैं। तो एक तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए, नंबर 1 एडीबी का एक लोन है $200 मिलियन का, और ये लोन है इंडिया के अर्बन मोबिलिटी के लिए, खास तौर पे नागपुर में मोबिलिटी को बेटर करने के लिए ये एक लोन प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। ओवरऑल बात करें तो एडीबी ने अनाउंस किया था मई में कि वो $2.6 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करेगा। ये अपडेट भी उसने किया था, और ये सॉवरेन लोन्स इन्वेस्ट करेगा अर्बन डेवलपमेंट के लिए, ठीक। ये नंबर 2 है। इसके अलावा सोलर रूफटॉप्स के लिए भी उसने अग्रीमेंट किया है, और सोलर रूफटॉप्स में वो $240.5 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा फॉर सोलर रूफटॉप, और ये एडीबी ने ही कमिटमेंट यहाँ पर दोस्तों किया है। यहाँ तक सबको क्लियर है? मैं बताया मुझे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए ये चीज़ें। जी, ग्रोथ रेट पता है आपको, सबको पता है ना? अच्छा, ग्रोथ रेट में मैं आपको अपडेट कर दूँ ताकि करेक्शन आप आगे कर लो कि ग्रोथ रेट के बारे में कहा गया है कि फिस्कल ईयर 24, मतलब इन्होंने रिटेन किया है। ग्रोथ रेट को लेकर भी एक अपडेट दोस्तों इंडिया के बारे में दोस्तों एडीबी ने अभी हाल ही में दोस्तों किया है कि 2024 में, और ये अपडेट अभी लेटेस्ट आया है कि 2024 में 7% का ग्रोथ है, लेकिन 2025 अगले साल में अगर हम साल की बात करें तो 7.2% है। तो अगर आप साल की बात करोगे तो साल में ग्रोथ फोरकास्ट, अगर हम साल की बात करेंगे तो साल में तो 7% का है 2024 में, ठीक है। और यहाँ पर हम फाइनेंशियल ईयर की ही बात कर रहे हैं,
तो फाइनेंशियल 2024 में अब 7% है और 2025 में 7.2%। तो यहाँ पर आप प्लीज़ अपडेट कर लो अपने आप को ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पर अपडेट आपका जो है ADB का वैसे भी आपका नहीं है, तो यहाँ पर इसको क्रॉस करके आप 7.2% करोगे फॉर फाइनेंशियल ईयर 25। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 24 की बात करोगे जो कि एंड हो रहा है अच्छा माफ़ करिएगा, ये थोड़ा गलती इनके साइड से ही हुई है, इनके साइड से ही गलती हुई है आपकी। इनके साइड से इनका मानना है 24 खत्म हो रहा है 2025 में, तो इनके हिसाब से 25 में 7% ही है और 26 में आपका 7.2% है। ठीक है, तो ये डेटा एक बार पढ़ लीजिएगा। तो 7% इंक्रीज़ है FY 24 में इनके अकॉर्डिंग, लेकिन वो एंड हो रहा है अगले साल 2025 में, तो इंडिया के अकॉर्डिंग 7% ही है और 26 में 7.2%। तो करेक्शन मत करिएगा, सही है आपका। इनकी रिपोर्ट का नाम है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक का। यहाँ तक क्लियर है सबको एवरीवन? तो मैं करेक्शन फिर से कर लूँ, कंफ्यूज मत करना। ADB वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है फाइनेंशियल ईयर 24 एंडिंग 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर, तो वो तो आपका है 7%। उसका मतलब हुआ इंडिया कंटेक्स्ट में FY 2025। FY 26 की बात करें इंडिया कॉन्टेक्स्ट में, जो एंड होगा 31 मार्च 2026 में, वो होगा 7.2%। तो इंडिया अकॉर्डिंग तो मैंने सही डेटा आपको बताया, तो वो डेटा में चेंज आप लोग मत कीजिएगा। तो GST हो गया, लोन्स हो गए आपके। जी हाँ, लोन्स हो गए आपके। इसके अलावा $500 मिलियन कमिट किया है महाराष्ट्र में हेल्थ केयर के लिए। थोड़ा सा कट गया स्लाइड यहाँ पर, ये $500 मिलियन किया गया है। और ये तो $2 बिलियन किया है एनुअली पाकिस्तान के लिए, और 530 करोड़ किया गया है वाटर सप्लाई स्कीम के लिए इन त्रिपुरा, उसके लिए 530 करोड़ किया गया है। फिर वर्ल्ड बैंक के IFC ने और DEG ने और ADB ने कहा है कि मिलकर वो $275 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे हैदराबाद बेस्ड ग्रीन एनर्जी प्लेटफॉर्म फोर्थ पार्ट एनर्जी में। ADB ने इसके अलावा कमिट किया है $200 मिलियन का एक अमाउंट, जो कि जिससे जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है सैनिटेशन और सिटीज़ में है उसको भी 8 स्टेट्स में इम्प्रूव किया जाएगा। इसके अलावा ये तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा $60 मिलियन का उसने एंटर किया है आधार हाउसिंग फाइनेंस के साथ अग्रीमेंट फॉर प्रोवाइडिंग हाउसिंग लोन्स टू वुमेन इन इंडिया। फिर आते हैं दोस्तों वर्ल्ड बैंक के कंपैरिजन में कि वर्ल्ड बैंक ने क्या क्या किया हुआ है। आज ज़रा वर्ल्ड बैंक के लोन्स की बात कर लेते हैं। और इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें तो इंडिया को ये प्रोवाइड करेगा $500 मिलियन, जिससे वो ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगा, जिससे इंडिया में 71 किलोमीटर्स के इको फ्रेंडली हाईवेज बनाए जाएंगे 4 स्टेट्स में, हिमाचल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्रा, और फोकस रहेगा सेफ्टी एंड फैमिली रेजिलियंस का। फिर दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है $1.5 बिलियन का एक लोन फॉर इंडियाज लो कार्बन एनर्जी सेक्टर। और आखिरी में ग्रीन हाइड्रोजन के लिए भी इंडिया को इसने कमिट किया है $1.5 बिलियन का एक लोन अमाउंट, तो इंडिया को ही इसने जो है वो आपका प्रोवाइड किया है। तो ये 2 अमाउंट पढ़ लीजिएगा, एक ग्रीन हाइड्रोजन के लिए है और एक आपका जो है वो लो कार्बन एनर्जी के लिए भी अग्रीमेंट्स को इन्होंने इंडिया के साथ आपका दोस्तों जो है वो साइन किया है। क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? जी, इसकी एक बॉडी है IFC, उसने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उसने कमिट किया है $105 मिलियन टू ब्रूकफील्ड को, और बीकानेर में ये सोलर प्लांट्स, रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट जो है उनको आपका बनाएंगे, उस वजह से भी न्यूज़ में है। तो वो डेटा भी यहाँ पर याद से आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्लियर है सबको एवरीवन यहाँ तक? एवरीवन, हैज एवरीवन अंडरस्टूड? अच्छा, इसके अलावा एक प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट है आपका जल जीवन मिशन का। उसके लिए वर्ल्ड बैंक जो है वो प्लान कर रहा है और उसने अग्री किया है कि वो लोन प्रोवाइड करेगा विजयवाड़ा में। वहाँ पे जल जीवन प्रोजेक्ट को, जिसका मेन मकसद है हर घर जल बिजली योजना, उसमें प्रोवाइड करने के लिए, उसके लिए जो वर्ल्ड बैंक है वो एक अमाउंट अराउंड $100 मिलियन का वो प्रोवाइड करेगा फॉर द एंटायर स्टेट नियर बाय विजयवाड़ा। उसके लिए भी ये आपका दोस्तों जो है न्यूज़ में बना है। अब आते हैं दोस्तों बैंक के क्रेडिट कार्ड्स पे, और उनकी ज़रा यहाँ पर आपके सामने दोस्तों ज़रा वो बात कर लेते हैं ताकि उस पर भी क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले तो येस बैंक ने और पैसा बाज़ार ने लॉन्च किया है आपका पैसा सेफ क्रेडिट कार्ड। RBL बैंक, इंडियन ऑयल ने लॉन्च किया है आपका एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड, एक्स्ट्रा फ्यूल क्रेडिट कार्ड। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया इनोरी, ये मेरे को पता नहीं लग रहा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा।
एक्सिस बैंक वीज़ा लॉन्च किया है आपका प्राइम क्रेडिट कार्ड फॉर इंडिया एलीट। आरबीएल बैंक ने रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है विद यूपीआई एंड एनसीएमसी फंक्शनलिटीज़। अडानी वन के साथ एसएस बैंक लॉन्च किया इसने। इसके अलावा सफाइरो क्रेडिट कार्ड को भी लॉन्च किया है। सिमिलरली पूना वाला फिनकॉर्ड ने इंडसइंड बैंक के साथ लॉन्च किया है आपका एलीट क्रेडिट कार्ड को भी इन्होंने जो है वो अभी हाल ही में दोस्तों लॉन्च किया है। येस बैंक की बात करें तो उनका पाई और फाई है एएनक्यू के साथ। येस बैंक ने रुपे के साथ टाइप किया है और पॉप के साथ फॉर इंडियाज़ फर्स्ट एवर मल्टी ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। उस वजह से भी दोस्तों जो है वो न्यूज़ में आपका बना है। ठीक है। इसके अलावा एसबीआई के कार्ड का नाम है आपका माइल्स क्रेडिट कार्ड जो कि ट्रैवल बेस्ड क्रेडिट कार्ड है, उसको देख लीजिएगा। सिमिलरली फेडरल बैंक का वेव क्रेडिट कार्ड है, नाम उसका वेव क्रेडिट कार्ड होगा। जी एचडीएफसी बैंक का फिर पिक्सल गो और पिक्सल पे क्रेडिट कार्ड है, वो नाम भी ज़रूर से एक बार पढ़ लीजिएगा, उस पर भी सवाल एग्जामिनेशन में जो है वो बन सकता है। तो कई चीज़ें हैं जिनको पढ़ना पड़ेगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का आपका मयूर क्रेडिट कार्ड है, ख्याल वो तो अभी लेटेस्ट है लेकिन मुझे याद आया तो मैंने आपको बता दिया। एक सवाल आपसे और आएगा कि फाइनेंशियल 28 में कितने परसेंट क्रेडिट कार्ड को ब्रांड रहेंगे आपके, तो 28% 25% उनका मार्केट शेयर रहेगा। तो वो डेटा भी यहाँ पर ज़रूर से एक बार पढ़ लीजिएगा, उस पर सवाल भी एग्जामिनेशन में है बनेगा। हाँ तो यस, तो उन चीज़ों पे ज़रूर से एक बार आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। इसके हाँ जी 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 जी, यहाँ तक क्लियर है सबको एवरीवन? ओके चलिए। हाँ अब आते हैं आईआईटीज़ इन न्यूज़ पे कि कौन सी आईआईटी आपकी न्यूज़ में क्या क्या कर रही है। आइए ज़रा उस पर एक बार आपके साथ चर्चा ज़रा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आईआईटी मद्रास ने पार्टनरशिप किया है विद नेशनल डिफेंस कॉलेज और मिलकर एक एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम बनाया जाएगा स्ट्रेटेजिक लीडरशिप पॉलिसी पर, वेरी इंपॉर्टेंट है। आज दिल्ली ने अपना नया कैंपस, पहला कैंपस ओपन किया अबू धाबी में। आईआईएम बैंगलोर ने लॉन्च किया है पहला ग्लोबल सेंटर फॉर प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल। सवाल है इसका नाम क्या है, ये आपका होमवर्क है, प्लीज़ बताइएगा। IISER पुणे ने एक नया मेथड बनाया है जिससे टाइनी क्रिस्टल बना सकते हैं, उसका नाम है आपका CSPBBR3 नैनो प्लेटलेट्स। आईटी गांधीनगर और आईटी इंदौर ने कोलैबोरेट किया है फॉर सेंटर फॉर नर्मदा रिवर बेसिन मैनेजमेंट। आईटी इंदौर ने क्रिएट किया एडवांस्ड शूज़ यूजिंग अ स्पेशल टेक्नोलॉजी कॉल्ड ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर। आईटी गुवाहाटी ने नया मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क लीप को लॉन्च किया है जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेशन एनहांस करेगा इंडिया सर्किट्स में। सी डॉट ने सेल फ्री 60 एक्सेस पॉइंट्स को क्रिएट किया है विद आईआईटी रुड़की एंड आईआईटी मंडी। इसके अलावा दोस्तों इंडिया और इज़राइल, इंडिया और जो इज़राइल है उन्होंने दोस्तों आईआईटी मद्रास जो है वहाँ पर एक वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर उसे सेटअप किया है। क्लियर है एवरीवन, यहाँ तक समझ में आया? आईटी मद्रास में ही दोस्तों एक सेंटर है स्पोर्ट्स साइंस का जहाँ पर इंडिया को एक ग्लोबल चेस पावर हाउस बनाने के लिए भी अग्रीमेंट हुआ है। और ये जो आपका है ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स साइंस में इसे बनाया जाएगा। इसके अलावा आईआईटी कानपुर एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपका घटक है। आईआईटी कानपुर में एक तो उड़ान स्कीम लॉन्च हुआ है ड्रोन्स के लिए, साथ ही आईबीपीएस को भी इन्होंने अभी लॉन्च किया है फॉर आईपीएस एग्जामिनेशंस। इसके अलावा इन्होंने एएफएमएस के साथ, आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के साथ, एएफएमएस के साथ इन्होंने अग्रीमेंट किया है और टफ टरेन्स में कैसे हम सोल्जर्स की हेल्थ को मॉनिटर कर सकते हैं उसके लिए भी इन्होंने एक अग्रीमेंट किया है। उस वजह से आईटी कानपुर भी दोस्तों जो है वो न्यूज़ में बना है। यहाँ तक क्लियर है सबको एवरीवन? फिर दोस्तों अगस्त महीने की बात करें
तो अगस्त महीने जुलाई महीने की बात करें तो आईआईटी बॉम्बे ने कोलैबोरेट किया है विथ इंडियन रजिस्टर फॉर शिपिंग, इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग के साथ, और मिलकर ये एक ऐसा टूल बनाएंगे जिससे शिप्स कहाँ जा रही हैं, मतलब एक मैरीटाइम सेफ्टी टूल कह लो या फिर मैरीटाइम मूवमेंट टूल कह लो, तो एक फोरकास्टिंग टूल होगा मूवमेंट का शिप्स का, उसके लिए ये एक टूल बनाएंगे जिसके लिए इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग ने आईटी बॉम्बे के साथ रिसेंट में कोलैबोरेट आपका दोस्तों जो है वो किया है। मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको जून तक की खबरें बताऊँ, मई जून तक बताऊँ, उसके आगे ना बताऊँ। इसके अलावा आईटी मद्रास की बात करें तो इसने नासा के साथ कोलैबोरेट किया है और मिलकर दोस्तों ये पैथोजेंस की स्टडी जो है उसको दोस्तों ये करने वाले हैं, उस वजह से भी ये दोस्तों न्यूज़ में बने हैं। क्लियर है सबको एवरीवन? जी। इसके अलावा आईआईटी गुवाहाटी जो है, आईआईटी गुवाहाटी वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट करेगा और उनके साथ कोलैबोरेट करके एक ऑप्टिकल नैनो पैटर्निंग प्रोसेस को बनाएगा। एक ऑप्टिकल नैनो पैटर्निंग प्रोसेस जो है उसको ये आपका सेटअप करेगा, ठीक है। आईटी बॉम्बे, हाँ ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया हुआ है आपका, तो ये इस वजह से भी दोस्तों बना हुआ है। फिर दोस्तों कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम, उसने भी कोलैबोरेट किया है आईटी मद्रास के साथ और उसके साथ मिलकर दोस्तों जो है वो एक नोवेल वोल्टेज डिवाइस बनाएगा। ये मेरी खबर है आपकी, एक नोवेल वोल्टेज डिवाइस जो है वो दोस्तों आपका बनाएगा और ये आईटी मद्रास जो है वो आपका दोस्तों बनाने वाला है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको एवरीवन? ओके। और आखिरी खबर, आईआईटी दिल्ली में आइडियाज़ फॉर लाइफ इनिशिएटिव, आइडियाज़ फॉर लाइफ इनिशिएटिव, इसको भी अभी हाल ही में दोस्तों जो है वो लॉन्च किया गया है और दिल्ली में इसको जो है वो लॉन्च किया गया है। और इसका मेन मकसद है इनोवेटिव आइडियाज़ को कलेक्ट करना और इंकरेज करना एनवायरमेंटली फ्रेंडली बिहेवियर्स पे। एक सवाल आपका होमवर्क है कि मैक्सिमम कितना डोनेशन किसी एलुमनाई ने किसी इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को दिया है, एजुकेशन कौन सा है, इंस्टीट्यूशन कौन सा है, किसको कितना अमाउंट आपका जो है वो एलोकेट आपका दोस्तों किया गया, अमाउंट आपको ज़रूर से यहाँ पर जो है वो बताना है। यहाँ तक सबको क्लियर है? एक बार ज़रा फटाफट बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में येस या नो जल्दी से एवरीवन। ओके, सो विद दिस वी विल कम टू एन एंड। आप सबका आने के लिए शुक्रिया। अगर मैं यहाँ पर चीज़ों को ऐड ऑन करूँ या फिर चीज़ों को थोड़ा सा और डिफरेंट करूँ तो कुछ अकाउंट पे सवाल भी आ सकते हैं, थोड़ा उसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि वो भी कवर हो जाए। अमृत वृष्टि किसका अकाउंट है? ये एसबीआई का है। मॉनसून धमाका किसका है? मॉनसून धमाका जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा का है, ठीक है। ये चीज़ें एक बार देख लीजिएगा, उन पे सवाल भी एग्जामिनेशन में बनेगा। वाइस अकाउंट किसका है? वाइस अकाउंट आपके कर्नाटका बैंक का है। अवनी अकाउंट जो है वो किसका है? अवनी आपके बंधन बैंक का है। एंजल अकाउंट जो है वो एंजल अकाउंट आपके कैनरा बैंक का है, वुमेन के लिए ही अकाउंट आपका बनाया गया है। तो कुछ ये चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी, कोशिश मैंने पूरी की है सर कि आपको कवर कर दूं एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग एंड बाय बाय गाइस एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।